आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव चाकूबाजी में एक और मौत। राकेश के बाद सचिन ने दम तोड़ा। नवागांव बापू टोला में युवक पर धारदार हथियार से हमला, वार्डवासी आक्रोशित। एनएचएम कर्मचारियों का जल सत्याग्रह, सरकार को जगाने की कोशिश जारी। प्रदर्शन को मिला निखिल द्विवेदी का समर्थन। साल्हेवारा के 2 विद्यार्थियों का राष्ट्रीय चयन। फेंसिंग में भावना को रजत स्वर्ण, सनी को ब्रॉन्ज रजत। सेजिल स्कूल का नाम रोशन किया। गणेश विसर्जन जुलूस में युवक की हत्या, आरोपी नाबालिग 24 घंटे में गिरफ्तार। आरोपी को किशोर न्यायालय भेजने की तैयारी। बसंतपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई। झांकी के दौरान गुम हुए 6 मोबाइल बरामद। मोबाइल मिलते ही जनता ने जताया आभार। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मचारियों ने राजनांदगांव के रानी सागर में जल सत्याग्रह का सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, जहां कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद एनएचएम कर्मचारी पानी में खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी प्रमुख मांगों को लेकर लगातार टालमटोल कर रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों को समर्थन देने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्य निखिल द्विवेदी भी पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह जायज बताया और सरकार से जल्द सकारात्मक कदम उठाने की अपील की है। आज जल सत्याग्रह का आंदोलन है और हमारा आंदोलन हमारी मांगों को लेकर है, जायज मांगों को लेकर है और हमारा मांग निरंतर जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, दोहरी नीति अपना रही है। उसके विरोध में आज हमने जल सत्याग्रह आंदोलन किया है। हमारी जो मांग है, वो हमारी जो आस है, हमारी जो सरकार से उम्मीदें हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने वाले जीवनदायिनी हमारा एक काम है और हम सड़क पे उतरे हैं आज सरकार की इस असंवेदनशील रवैये के कारण। और आज हमें जल में भी उतरना पड़ रहा है। जल में हमारा जो भी आस है, हमारी जो भी उम्मीद है, पानी हो गया है और हम आज इसी उम्मीद में जल में उतरे हैं कि सरकार को कुछ समझ आए कि जो लोगों को स्वास्थ्य सेवा देते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसे स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारी आज उनकी असंवेदनशील नीति के कारण आज जल में डूबने पर मजबूर हो गए हैं और आज सड़क पर उतरे हैं आंदोलन करने के लिए। सरकार से हमारी यही विनती है कि अपनी दोहरी नीति को बंद करे, हमारी जायज मांगों को पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा। आज एनएचएम का समर्थन करने हम युवा कांग्रेस एनएसयूआई के जितने भी साथी हैं यहाँ पहुंचे हैं कि इनकी जो मांगे हैं उनको सरकार अपने घोषणा पत्र में लिखी थी और आज तक पूरी नहीं कर पाई है। आज इनके प्रदर्शन का लगभग 26वां-27वां दिन है। आज रानी सागर में एक रैली के स्वरूप में यहाँ पहुंचकर जल सत्याग्रह किया गया है। सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करती तो और उग्र आंदोलन एनएचएम के साथियों के साथ मिलकर किया जाएगा। और इस विषय में हम अपने नेता भूपेश बघेल जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैद जी से भी बात करेंगे कि इनका समर्थन करे, सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में इनकी मांगों को लेकर ही सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी। और स्वास्थ्य मंत्री और विष्णुदेव साय किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और ये निकम्मी सरकार इनकी मांगों को यदि पूरा नहीं करती तो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन की तैयारी भी एनएचएम के साथियों द्वारा की जा रही है, जिसका समर्थन हम पूरी तरीके से करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित और जिला शिक्षा विभाग राजनांदगांव के तत्वाधान में 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 12 सितंबर 2025 तक राजनांदगांव शहर में किया जा रहा है, जहां इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन रहे, जबकि अध्यक्षता कोमल सिंह राजपूत ने की। आपको बता दें प्रतियोगिता में 3 प्रमुख खेलों
हॉकी, योगा और गतका का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के विभिन्न संभागों बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर और मेजबान दुर्ग से लगभग 650 खिलाड़ी, अधिकारी और कोच भाग लेंगे। प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम और दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। आयोजन समिति ने खेल प्रेमियों से अपील की है कि वे प्रतियोगिता में उपस्थित होकर युवाओं का उत्साहवर्धन करें और छत्तीसगढ़ के उभरते खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो 25वां वर्ष है, उसमें से हॉकी, गतका और योगा, ये 3 गेम का आयोजक यहाँ पे हमारे स्कूल शिक्षा विभाग को मिला है और उसका आज जो विधिवत उद्घाटन हुआ है। निश्चित रूप से हॉकी के लिए जो राजनांदगांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके चलते ही हॉकी का आयोजन हमको मिलता है राजनांदगांव को, और ये रमन सिंह जी की देन है और आगे भी इसकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है और बहुत जल्दी वो काम पूरा होगा। राजनांदगांव की जनता को गतका जो गेम है, जो अखाड़े का प्रदर्शन है, वो पहली बार लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि वो इस गेम का लुत्फ जरूर उठाए यहाँ आकर के। और नेहरू हॉकी जो कि जसपुर में आयोजित किया गया था, 3 एज ग्रुप में, तीनों एज ग्रुप में हमारे गुरु नानक स्कूल राजनांदगांव के बच्चों ने फाइनल विनर रहे हैं। हाँ, ये 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत राजनांदगांव को इस बार आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ पे 5 संभाग से बच्चे इसमें भाग लेने आए हुए हैं। तो हम उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उन सबकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ आज उद्घाटन समारोह में माननीय महापौर जी उपस्थित हुए थे। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मार्च पास्ट वगैरह किए और ये 9 सितंबर से प्रारंभ होकर 12 सितंबर को इसका समापन किया जाएगा। तो इसमें लगभग 700 बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं और 3 विधा में है ये प्रतियोगिता, हॉकी है, गतका है और योगा है। पाटन जिला दुर्ग में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में वनांचल क्षेत्र के सेजस विद्यालय साल्हे वारा के 2 होनहार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होकर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। फेसिंग यानी कि तलवारबाजी खेल में कक्षा 9वीं की छात्रा भावना झारिया और कक्षा 8वीं के छात्र शनि शुक्ला ने व्यक्तिगत और टीम इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र में होने वाली प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। भावना झारिया ने व्यक्तिगत इवेंट में रजत पदक और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक, जबकि शनि शुक्ला ने व्यक्तिगत इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल और टीम इवेंट में रजत पदक जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया है। राजनांदगांव जिले में जनपद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक के बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा को जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष संघ का जिला अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। वहीं डोंगरगांव जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष मनीष साहू को इस संघ का जिला उपाध्यक्ष चुना गया है। राजनांदगांव जिले के 4 प्रमुख विकास खंडों राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव और डोंगरगढ़ के सभी जनपद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की उपस्थिति में यह चयन प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिन्हा और उपाध्यक्ष मनीष साहू ने सभी पदाधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनपद पंचायतों की कार्यशैली में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष संघ के सर्वसम्मति से मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सभी मेरे सम्माननीय अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं मैं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। इसका निर्वाचन कब हुआ? कल राजनांदगांव जनपद पंचायत में एक बैठक आयोजित करके सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुने हैं। और बाकी पदाधिकारी कौन कौन? और हमारे एक सम्माननीय जनपद पंचायत जो डोंगरगांव के उपाध्यक्ष मनीष साहू जी को जिला
जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष संघ के उपाध्यक्ष चुने हैं। इसमें आप लोगों की भूमिका क्या होगी संघ का? जनपद पंचायतों के कार्यशैली में कसावट के साथ साथ विकास के नए आयाम के लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूं और सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत छुरिया के सामुदायिक भवन परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की। वहीं इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में शहर और गांव से आए 1000 से अधिक नागरिकों ने विशेषज्ञ डॉक्टर से निशुल्क परामर्श, जांच और उपचार सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में मलेरिया, डेंगू, नेत्र रोग, हृदय रोग और महिला एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्रदान की गई। इसके अलावा जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। इस दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर समाज सेवा का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के 25 वर्ष गौरवशाली पूर्ण होने पर हमारे सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया के अंतर्गत सामुदायिक भवन छुरिया में निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे छुरिया विकास खंड के दूरांचल वनांचल के हमारे महिला पुरुष जो पीड़ित है अलग अलग बीमारियों से, उन्होंने यहाँ आकर हेल्थ लाभ का फायदा उठाया है। और सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारा स्वास्थ्य सेवा कैसे पहुंचे। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के इस रजत महोत्सव के माध्यम से यह आयोजन सभी विभागों में अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। खैरागढ़ की खबर है, जहां खैरागढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, हमले में गंभीर रूप से घायल दीपक को तुरंत सिविल अस्पताल खैरागढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक के बीच पुरानी रंजिश और आपसी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर नाबालिग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा उसे किशोर न्यायालय भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि विसर्जन जैसे सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब और सख्ती बढ़ती जाएगी। कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा के भाई संजय लाल वर्मा पर लगे गंभीर आरोपों ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जहां कार सौदे से जुड़ा यह विवाद अब सांप्रदायिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील होता जा रहा है। जहां पीड़ित यासीन मेमन की ओर से की गई शिकायत और वायरल ऑडियो के बाद भी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि यासीन मेमन ने 3 दिन पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के साथ एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कथित तौर पर धमकाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं पीड़ित ने साफ कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरने पर बैठूंगा और अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश करे, क्योंकि आरोपी एक विधायक का रिश्तेदार है। लगातार बढ़ते सामाजिक दबाव और सवालों के बीच अब यह देखना होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन उचित कार्रवाई करे और उचित कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। जो भी कार्रवाई करे जल्द से जल्द करे। और ये जो मामला है जी, है ना, जो आपने शिकायत जी, उसके बाद सुनने में आया है कि आपको विधायक के उनके द्वारा जी बुलाया गया मुझे, और मुझे दबाव भी बनाया गया कि वापस ले लीजिए, आप कंप्रो कर लीजिए। मुझे मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन गाली गलौज और उल्टी सीधी हरकतें की गई है मेरे साथ, एवं क्या बोलते हैं मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। तो कल के दिन मेरे साथ कुछ अगर हादसा होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, है ना। मैं शासन प्रशासन इस चीज का जिम्मेदार रहेगा अगर मेरे को कुछ हो जाता है। क्या क्या गालियाँ दी थी? गालियाँ
मुझे माँ बहन की गालियाँ दी गई एवं मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे नंगा करके मारने की धमकी दी गई, मुझे कटुआ भी बोला गया। लास्ट में आप सुने होंगे वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अगर आपको न्याय नहीं मिलती है तो क्या? अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं धरना प्रदर्शन तक जाऊंगा। मैं समाईलाल वर्मा से 1.5 साल पहले एक रिट्स गाड़ी खरीदा था 2012 मॉडल। तो उन्होंने 1.5 साल तक मेरे से नाम ट्रांसफ़र नहीं किया और मेरे द्वारा भी 5-6 मरतबा उनको फ़ोन किया गया तो मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, खाली घुमाते रहे वो। नहीं गए, थक हार के मैं यासीन मेमन के थ्रू ही गाड़ी लिया था। उसको यासीन मेमन को वापस कर दिया, बोला भाई मेरा 1,15,000 रुपये मैं नकदी दिया हूँ आपको और मेरा पैसा आप वापस कर दो और गाड़ी को आप वापस रख लो ऐसे कर। यासीन मेमन ने मेरे को बोला हाँ ठीक है भाई, मैं इसको दूसरे को भेज देता हूँ ऐसे कर। वो थर्ड पार्टी और किसी को भेज दी। तो वहाँ पर भी समयलाल के द्वारा नाम करीब साल भर हो गया, वहाँ भी नाम ट्रांसफ़र नहीं किया और बार-बार इसको धमकी दी जाती है, दुनिया भर की बात की जाती है। अभी जो खरीदा है उसका फ़ोन आया, भाई मेरा ट्रांसफ़र कर दो मेरे गाड़ी का नंबर, तो ये वापस समयलाल को फ़ोन किए तो समयलाल ने इसको जान से मारने की धमकी दी, गोदाम में तेरे को डाल के मारूँगा और गंदी-गंदी गालियाँ दी है, खैरागढ़ में रहने नहीं दूँगा, ऐसे भी धमकियाँ भी दी गई इसको। ये अच्छी बात नहीं है भाई। और इन्होंने जाकर थाने में लिखित आवेदन भी दिया हुआ है, मगर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हो रही है? रसूखदारी भाई वो रसूखदार है, एमएलए का भाई है, विधायक का भाई है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। आम आदमी रहता तो थाने में डाल देते उसको। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर आप आगे जाएंगे हम भाई, अपनी बातों को रखने के लिए जाएंगे। ये गलत बात है ना, किसी के ऊपर आप दादागिरी करो, गुंडागर्दी करो, ये अच्छी बात नहीं है। आप रसूखदार हो, इसका मतलब क्या है? पैसे वाले उसका क्या मतलब? किसी भी गरीब आदमी को या काम धंधे वाले को आप कुछ भी दबा लोगे, कुछ भी अपने दबाव में ले आओगे, ये गलत बात है ना भाई। हम चाहते हैं कि प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि उचित कार्रवाई करें। आपातकालीन स्थिति में आम जनता की जान बचाने के लिए हर पल तैयार रहने वाली डायल 112 सेवा के चालक आज खुद सहायता की आस में। जी हां, राजनांदगांव जिले के डायल 112 चालकों ने 3 माह से वेतन न मिलने के विरोध में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। चालकों का आरोप है कि वे पुलिस विभाग के लिए ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिला है और ना ही समय पर वेतन। वहीं इन चालकों का कहना है कि उन्हें पुलिस विभाग की सीधी सेवा में नहीं रखा गया है, बल्कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किया गया है। नतीजतन विभाग उन्हें किसी प्रकार की सुविधा या अधिकार नहीं देता। कई बार तो उन्हें 24-24 घंटों तक बिना विश्राम ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन जब 3 महीने तक का वेतन ना मिले तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं चालकों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द बकाया वेतन दिलाने और सेवा शर्तों को स्पष्ट करने की मांग की है। हमारा गाड़ी तो अभी चल रहा है सर, जो ड्यूटी में है, और जो हम लोग को छुट्टी है वो लोग यहाँ पे अपनी मांग के लिए लेकर हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। जो कि हमारा मांग ये है कि हमारा 2 महीने से हमारा तनख्वाह नहीं मिला है, ये तीसरा महीना रनिंग है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया है। हमारे पास ड्यूटी आने तक का पैसा नहीं है हमारे पास। हम 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से आते हैं, जो डेली का 150 रुपये का पेट्रोल लगता है, पेट्रोल के लिए भी पैसा नहीं, तो हम कैसे टाइप से ड्यूटी आ पाएंगे सर? जो 2 महीना हो गया हमारा पैसा नहीं मिला है। यहाँ बच्चे का फीस नहीं दे पा रहे हैं, रोड पे आने की स्थिति आ गया है हमारा। कौन सी कंपनी? एबीपी कंपनी के अंदर चल रहे हैं सर, और चालक के पद में है हम लोग एबीपी कंपनी में, जो डायल 112 के चालक के पद में है, जो 8 साल हो गए हमको ड्यूटी करते हुए, और हमारा पेमेंट अभी तक 8,604 रुपये है। कंपनी से बात की जो क्या कुछ था? तो वो तो 2 महीना हो गया सर। कंपनी बोल रहा है कि 10 तारीख को आएगा, 12 तारीख को आएगा, कि 14 तारीख को आएगा, कि 30 तारीख को आएगा। फिर इस महीने का डेट दिया है कि 10 तारीख तक के बोले थे, 10 नहीं हुआ, 12 तारीख का डेट दे रहे हैं। कंपनी हमको डेट ऊपर डेट दे रहा है, लेकिन हमारा समस्या नहीं देख पा रहा है कोई। हमारी इतना स्थिति खराब है सर कि हम रोड पे आने की स्थिति हो गए हैं। कंपनी के पास सरकार से फंडिंग आ चुके हैं? अब ये तो हमको जानकारी नहीं है सर, कंपनी को फंडिंग मिला है कि नहीं, ये तो जानकारी नहीं है हमारा। लेकिन हमारी इतना समस्या है सर कि हम ड्यूटी नहीं आ पा रही, इतना स्थिति हमारा खराब हो चुका है सभी ड्राइवर का। सभी ड्राइवर लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से आते हैं सर, तो 2-2 महीने से पेमेंट नहीं मिलेगा, कहाँ से ड्यूटी आ पाएंगे हम लोग? हम इससे पहले आज तक कभी हम लोग ना तो हड़ताल किए थे, ना इससे पहले कोई आवाज उठाए थे। आज हमारी स्थिति इतना खराब हो गई कि हमको आवाज उठाना पड़ रहा है। आगे आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? अब सर हम 10 तारीख तक देख रहे हैं, अगर 10 तारीख तक हमारा पेमेंट नहीं आएगा तो हम तो ड्यूटी आने के लिए वो नहीं है सर कि हमारे पास पैसा नहीं कि हम ड्यूटी आ सके। अब जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा सर, हम ड्यूटी नहीं आ पाएंगे सर।
आप लोगों को अगर बाहर से बैठा दिया गया था फिर क्या करोगे? अब क्या करेंगे सर, बेरोजगार ही है, धरना प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आवेदन दे रहे हैं और कुछ गलती नहीं किया तो हमको काम से सर नहीं बैठाना चाहिए सर। समस्या ये है सर कि 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और पेमेंट में भी वृद्धि नहीं हो पा रही है। समस्या ये है कि परिवार चलाने में बहुत दिक्कत है, बीवी बच्चा है, स्कूल का समस्या, बहुत चीज़ का समस्या है, पेट्रोल का समस्या। आज देख रहे हैं कंपनी में कि डीजल का पैसा पेड कर चुका है लेकिन ड्राइवरों को पैसा अभी तक पेड नहीं हुआ है। काम करने में कोई कमी नहीं है ना। 7 साल में 7 लाख लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक, लेकिन हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, ना कंपनी सोच रहा है, ना कोई भी नहीं सोच रहा है। राजनांदगांव जिले की बसंतपुर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में गणेश चतुर्थी झांकी के दौरान गुम हुए 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आपको बता दें, इनकी कुल कीमत लगभग 1 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने सभी मोबाइलों को सुपुर्दनामा के तहत उनके मालिकों को सौंप दिया है। इस कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर यह सफलता हासिल की गई है। आपको बता दें, मोबाइल प्राप्त करने पर सभी आवेदकों ने जिला पुलिस प्रशासन और थाना बसंतपुर की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि गुम मोबाइल मिलने पर उसका उपयोग ना करें बल्कि उसे नजदीकी थाने में जमा कर दें। गणेशोत्सव के दौरान जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और आम जनता को सुविधाजनक व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से राजनांदगांव नगर निगम द्वारा मोहारा के समीप एक कुंड का निर्माण इस वर्ष भी किया गया है। यह कुंड विशेष रूप से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए तैयार किया गया है, जिससे मोहारा क्षेत्र में स्थित जलाशयों में प्रदूषण न फैले। वहीं नगर निगम बीते कई वर्षों से इस परंपरा को निभाते आ रहा है और हर साल विसर्जन के दौरान अस्थायी कुंड का निर्माण करता है। इस बार भी समय से पहले कुंड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और उसकी साफ सफाई का कार्य भी अंतिम चरण में। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही विसर्जन स्थल पर साफ सफाई और सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। गणपति विसर्जन हेतु नगर पालिका की ओर से विसर्जन कुंड अलग से तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि मूर्तियों का विसर्जन सीधे जल स्रोत में ना हो, नदियों में ना हो, ये हमारा उद्देश्य था। और इसमें शहर के लोगों का भी सहयोग मिला और लगभग 1000 से अधिक मूर्तियों का हम लोगों ने उसमें विसर्जन कराया है। और ये व्यवस्था 4 दिन के लिए हम हुई। आज भी विसर्जन कुंड की साफ सफाई चल रही है। जो उसमें अवशेष है अलग अलग तरह के, तो अलग अलग करके उस तरह से उसका डिस्पोजल हमारे हाँ, इसमें एक दिन चंद्रग्रहण होने के कारण वो विसर्जन की टीम है वो आज भी लगी हुई, बची हुई मूर्तियां हैं वो भी उस विसर्जन। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के बीकॉम 5वें सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां नाराज छात्रों ने कॉलेज के परीक्षा केंद्र कक्ष में ताला जड़ दिया है और विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, छात्रों का आरोप है कि बीकॉम के बिजनेस मैथमेटिक्स विषय में 99 छात्रों को फेल कर दिया गया है। छात्रों ने बताया कि पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के बावजूद किसी भी छात्र के अंक नहीं बढ़े, जिससे उन्हें संदेह है कि मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ी हुई है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से उत्तर पुस्तिकाओं की हार्ड कॉपी दिखाने की मांग की है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तब तक विरोध जारी रहेगा। 5 दिन पूर्व छात्रों ने बीकॉम 4th सेमेस्टर के छात्र जो 5th सेमेस्टर में प्रवेश चाहते हैं, उन्होंने प्राचार्य महोदया को ज्ञापन दिया था, लेकिन प्राचार्य महोदया ने अभी तक और कॉलेज के ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट ने अभी तक इस पर कोई निर्णय लिया। आज भी प्राचार्य महोदया आई थी तो कि बोलिए हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसके तहत हम इनके ऊपर इन छात्रों जो 99 छात्र फेल हुए हैं बीकॉम 2nd सेमेस्टर में, इन्होंने एग्जाम दिया था बिजनेस मैथमेटिक्स में, उसमें ये फेल हुए। उसके बाद उन्होंने ATKT के रूप में जब वो 4th सेमेस्टर में पहुंचे फिर एग्जाम दिया। बच्चों ने रीटोटल का फॉर्म भरा लेकिन रीटोटल का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। रीटोटल का इन्होंने फीस भी जमा किया, रीटोटल का फीस रिजल्ट इसलिए नहीं आया बोलते हैं कॉलेज प्रशासन ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट बोलती है कि आपके रिजल्ट में मार्क्स जो है अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए रीटोटल का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधे सीधे नाइंसाफी है। छात्रों की छोटी सी मांग है कि हम जो पेपर दिए हैं हम उसमें पास हो सकते हैं, हमें हमारे पेपर का फोटोकॉपी दिया जाए। अगर कॉलेज प्रशासन इस पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो NHOE और आगे उग्र
आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। हमारे जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में टिकट किए आए थे उसका बैकलॉग लगा है और हमें उसका आंसर सेट का हार्ड कॉपी नहीं दिया जा रहा है। अगर हम लोग नई शिक्षा नीति से परेशान हो गए हैं। हमें तो 5th सेमेस्टर में प्रवेश चाहते हैं, हार्ड कॉपी भी चाहिए हमको। मेरा नाम कामनी मालेकर है, मैं बीकॉम सेकंड 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट। संस्कारधानी राजनांदगांव में लगातार चाकूबाजी और हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोग अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठा रहे हैं। जहां राकेश नाम के युवक की रविवार को हत्या कर दी गई थी, वहीं एक दूसरे मामले में चाकूबाजी में घायल युवक सचिन मानिकपुरी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के चिखली थाना क्षेत्र में खून खराबे का दौर जारी है। रविवार को राकेश की हत्या के बाद सोमवार को चाकूबाजी में घायल युवक सचिन मानिकपुरी ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इधर नवागांव के बापूटोला में सोमवार शाम एक और युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इन लगातार वारदातों से वार्डवासी आक्रोशित हैं और चिखली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। जिले के मोहला मुख्यालय स्थित वन विभाग विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी 2.0 को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए जीएसटी में हुए संशोधन को प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि जीएसटी 2.0 को सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम बताया और कहा कि यह संशोधन देश को आर्थिक समृद्धि की दिशा में ले जाएगा। ठाकुर ने विश्वास जताया कि यह पहल भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। आज जो प्रेस वार्ता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश को आर्थिक समृद्ध भारत को तरक्की की राह में आगे ले जाने वाले कार्यक्रम को लेकर जीएसटी में जो बदलाव किए हैं, जिससे आम जनमानस को बहुत लाभ होगा। साथ ही जो व्यापार जन हैं वो सरलता से अपना व्यापार कर पाएंगे और निश्चित ही इस जीएसटी में बदलाव के बाद यह भारत आर्थिक अर्थव्यवस्था में तीसरी शक्ति बनकर उभरेगा और यही हमारे 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पारित करेगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र स्थित शराब दुकान में ओवर रेटिंग और अनियमित शराब विक्रय के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां दुकान में कार्यरत सुपरवाइजर गजेंद्र सिंह राजपूत और सेल्समैन गणपत यादव को रायपुर आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने रंगे हाथों अधिक दर पर शराब बेचते हुए पकड़ा है। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद रायपुर आबकारी भवन से आदेश जारी कर दोनों कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आरोप है कि इस आदेश को सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी द्वारा दबा दिया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर अजित जोगी युवा मोर्चा ने शासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। वहीं मोर्चा ने 7 दिनों के भीतर हुई कार्रवाई की प्रमाणित प्रति उन्हें उपलब्ध कराने की भी मांग की है। आज हम जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे, चूंकि उड़नदस्ता की टीम ने डोंगरगांव शराब दुकान में जांच की थी, जिसमें जो सुपरवाइजर है गजेंद्र सिंह राजपूत और उसका एक सेल्समैन साथी है वो ओवर रेटिंग करते पाया गया है, मतलब मूल्य से अधिक दाम में शराब को बेच रहा था। और उसके बाद उड़नदस्ता की टीम ने रायपुर उच्च कार्यालय से आबकारी भवन से जिला आबकारी अधिकारी को गजेंद्र सिंह राजपूत सुपरवाइजर और साथ ही साथ जो एक और सेल्समैन है उसको ब्लैकलिस्टेड करने के लिए लेटर भेजा है, पर जिला आबकारी आयुक्त जो है अपने सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी जी ने उस लेटर को दबा दिया, उसकी अनदेखी की। चूंकि उनकी मिली भगत उस व्यक्ति से सम्मिलित है सुपरवाइजर से, इसलिए वो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते। ज्ञापन सौंपा है और इसमें कुछ लोगों को बर्खास्त करने की मांग की गई है, तो इसका परीक्षण करेंगे। जो नियमता कार्रवाई है वही कार्रवाई होगी।
खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लोक संगीत विभाग में पद्म भूषण से सम्मानित पंडवानी तीजन बाई के जीवन पर आधारित चौरा से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक तीजन बाई शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस आयोजन में तीजन बाई के संघर्षमय जीवन और लोक संस्कृति में उनके योगदान को श्रद्धांजलि स्वरूप याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर विधा सिंह ने पीपीटी के माध्यम से तीजन बाई के जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके सामाजिक संघर्ष और पंडवानी की दुनिया में उनकी उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। जहां इस अवसर पर छात्रा ईशा बघेल ने महाभारत के द्रौपदी चिरहरण प्रसंग की पंडवानी शैली में प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। राजनांदगांव के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी से जुड़े कई किए गए कार्यों और उपलब्धियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रवक्ताओं ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की कर व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य जनता पर महंगाई का बोझ कम करना और छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहन देना है। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी को सरल, पारदर्शी और व्यवसाय हितैषी बनाया गया। इससे न केवल व्यापारियों को सुविधा मिली है, बल्कि सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सुधार होगा, महंगाई में नियंत्रण होगा। जो विभिन्न प्रकार के समाज के वर्ग है, व्यापारी, शिक्षक, बच्चे, किसान, इन सब को इससे उसका लाभ, इसमें छूट जो दी गई है। 4 प्रकार का स्लैब पहले एक टैक्स में हुआ करता था, उसको मोदी जी ने सुधार के माध्यम से 2 स्लैब में ले आया है और 10-10% की प्रतिशत की कमी जो है वो टैक्सों में की गई है। उससे चीज़ें सस्ती होगी और सब आम जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। किसानों के उपकरणों में कमी होने से किसानों की लागत में कमी होगी, उनका जो है वो इनकम बढ़ेगा। बच्चों के पढ़ाई के सामग्री में जो कमी हुई है उससे आम पालक को राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो सुधार जीएसटी का है, ये क्रांतिकारी सुधार है। राजनांदगांव की हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।